दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारे साथ है मीनाक्षी सुंदरेश्वर की टीम। आइए बात करते हैं सान्या मल्होत्रा, अभिमन्यु दासानी और विवेक सोनी से। तो मेरा पहला क्वेश्चन विवेक जी से है। विवेक जी, आपको मीनाक्षी सुंदरेश्वर का आइडिया किस तरीके से आया? जी, आइडिया ऐसा है, आइडिया से पहले थीम आई, जिस थीम के ऊपर ये कहानी आधारित है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। और जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया था कि ये थीम इतनी रिलेटेबल थीम है, इतनी यूनिवर्सल थीम है, सो उसकी वजह से मैं इसको डेवलप करने के लिए प्रेरित हुआ और उत्सुक हुआ। सो प्राइमरी रीजन ये था। जी, तो अभिमन्यु और सान्या को आपने चुना, तो उनमें वो क्या यूएसपी थी, आपको लगा कि इस कैरेक्टर में फिट बैठेंगे? बिकॉज वो जो उनकी शख्सियत है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो बहुत ही अच्छे से इस किरदार की छवि में फिट होती है। जिस हिसाब से मीनाक्षी का किरदार लिखा गया है, जिस हिसाब से अभिमन्यु का किरदार लिखा गया है, तो एक बहुत ही सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ द फिजिकलिटी की देख के लगता है, मेरे जहन में था कि हाँ यार, इनकी रूपरेखा, जो इनकी छवि है, वो पात्र से बहुत ही सिमिलर है। और ऑफ कोर्स उसके अलावा जो दूसरा जो पहलू है, दोनों बहुत ही खूबसूरत और डेडिकेटेड और बढ़िया एक्टर्स हैं। सो ये दो रीजंस थे। तो सान्या, मेरा अगला सवाल आपसे है कि मल्होत्रा से मीनाक्षी बनना कितना मुश्किल था आपके लिए? मल्होत्रा से काफी कैरेक्टर्स बनी हूँ मैं तो एक्टिंग तो मतलब एक होमवर्क होता है जो आप कैरेक्टर के लिए करते हो सेट पे जाने से पहले। मीनाक्षी के लिए भी वही किया, अपना प्रेप किया। विवेक ने मेरी बहुत मदद करी, स्क्रिप्ट बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी है विवेक और अर्श ने। तो एज एन एक्टर मेरा काम था कि मैं स्क्रिप्ट पे कैसे काम कर सकूं, तो वो मैंने किया मीनाक्षी के लिए। जी, मीनाक्षी का सबसे मुश्किल पार्ट क्या था आपके लिए मीनाक्षी का निभाने के? सबसे मुश्किल पार्ट आई थिंक एज अ टीम हम सबके लिए था, क्योंकि हम पिछले साल मार्च में ये शूट करने वाले थे और लॉकडाउन हो गया था और सारी तैयारी हो चुकी थी, और ना शूट करना वाज डेफिनेटली अ मुश्किल पार्ट। और वही चीज, मतलब आई थिंक हमें काफी टाइम मिला कैरेक्टर के साथ और स्क्रिप्ट के साथ, और ये हमने फिल्म जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ उस दौरान हमने शूट करी। तो एज एन एक्टर मैं बहुत खुश थी टू गो बैक ऑन सेट विद दिस कैरेक्टर, क्योंकि ये कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है। जी, लेकिन वो सबसे मुश्किल पार्ट क्या था इस कैरेक्टर का आपको निभाते हो, जो सब थोड़ा मुश्किल लगा हो आपको? डिस्टेंस मीनाक्षी सुंदरेश्वर के बीच में भी था और हम एक्टर्स के बीच में भी था, क्योंकि बड़े सारे सीन्स हैं जो जिसमें अभिमन्यु नहीं थे मेरे साथ। वो सीन्स है जिसमें हम एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं या वीडियो चैट कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस हमारा एज एक्टर्स भी था ऑन सेट। सो दैट वो मेरे को लगता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहा, क्योंकि वो इमेजिन करना पड़ता था या करते समय, क्योंकि वो थे नहीं सामने। जी, तो अभिमन्यु, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि जब आपको ये रोल सुनाया विवेक ने, तो क्या रिएक्शन था? आपने किस वजह से इस कैरेक्टर को चुना, क्या खासियत थी इसकी? विवेक सर का जो नरेशन था बहुत ही पैशनेट था, और जब मैंने फिल्म सुनी, फिल्म पढ़ी, तब जो वो इमोशंस है जो कैरेक्टर रियलाइज करता है और ग्रोथ जो है कैरेक्टर का, वो बहुत पसंद आया मुझे। और मुझे लगा कि ऐसी एक पिक्चर जिससे होप स्प्रेड हो सकता है, प्यार स्प्रेड हो सकता है, खुशी स्प्रेड हो सकती है, मैं देखना चाहूंगा। तो अगर ये पिक्चर मैं देखना चाहूंगा तो काम करूंगा तो बेटर हो जाएगा ना इसमें। तो बेसिक रीजन यही था मोटा मोटी, दैट यू नो व्हाई चूज दिस फिल्म। बाकी होमवर्क तो बहुत किया है फिल्म के बारे में। आप एक जेंटलमैन के किरदार में नजर आ रहे हैं, बहुत ही शांत गंभीर टाइप का, करियर ओरिएंटेड लग रहे हैं। तो किस तरह की तैयारी थी इस कैरेक्टर के लिए आपकी? काफी रीडिंग्स हुई, विवेक सर ने हमारी काफी क्लास ली फिल्म के पहले। एंड यू नो इसके पहले जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं मैंने, जो फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है और जो रिलीज हो गई है, उससे थोड़ा ब्रेकआउट करने के लिए, उससे ये स्मॉल टाउन बॉय को अलग दिखाने के लिए विवेक ने बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटे छोटे चीजें बताए, जिससे यू नो आपको और
अलग लगे, एट द सेम टाइम रियल लगे कैरेक्टर। तो इट वाज एन एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस जो मिला मुझे ये सीख के, और एक नया नजरिया देखने को मिला। तो विवेक, जैसे अभी अभिमन्यु ने कहा कि आपने इनकी क्लास ली, तो मीनाक्षी सुंदरेश्वर के बारे में वो क्या चीजें सिखाई या आपने बताई जो कि एक्टर में उतरने के लिए जरूरी थी इस फिल्म के लिए? हाँ, दोनों बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मतलब हम लोगों ने कुछ समय साथ में व्यतीत किया ताकि मैं उनको अच्छे से रूबरू जान सकूं, उनके पहलू पहचान सकूं, उनकी शख्सियत की, ताकि कुछ अहम हिस्से जो उनकी शख्सियत में है वो हमारे किरदार में भी उनमें ऐड कर सकें। उसके बाद जो मेन चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी कि बॉडी लैंग्वेज जो होती है किरदार की, अगर आप वो अच्छे से उस चीज को भांप लें, समझ लें, बिकॉज जैसे अब कहानी मदुरई में स्थित है, जो स्मॉल टाउन है, और हम जो बॉम्बे में इतने वक्त से काम कर रहे रहे, तो क्या हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज हो जाता है। बिकॉज बड़े शहरों में ना सिर्फ हमारा चाल चलन नहीं, मतलब हमारा सिर्फ बात करने का तरीका नहीं, सोचने का तरीका भी बदल जाता है। मतलब अगर मैं 10 सेकंड के लिए भी खाली बैठा हूं तो मैं सोचूंगा कि यार मैं ठीक है, मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। बैठ के टू डू नथिंग वाली चीज हम शायद भूल ही गए हैं, जो स्मॉल टाउन पे अक्सर होती है। जो अगर जैसे मुझे अपने कमरे से निकल के रसोई में जाना है, जो स्मॉल टाउन में शायद मैं 15 सेकंड लूं, यहाँ पे मैं वो 5 सेकंड में कर लेता हूँ, ताकि फटाक से आके मेरे को आने की 10 सेकंड बचाने। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज का खेल है, ये मुझे बहुत ही फैसिनेट करता है, और वो अमूमन तौर पर मैं नोटिस करता हूँ जो बड़े शहरों में हम चीज देखते हैं, और छोटे शहर वाले खुद बड़े शहर में आके उसके वशीभूत हो जाते हैं, और उस चीज को, लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर लेते हैं। तो पहला हमने ये डिसाइड किया कि उस बॉडी लैंग्वेज को पकड़ते हैं, थोड़े से ठहराव को पकड़ते हैं, बिकॉज सुंदर का जो किरदार है वो उस हिसाब से है। एक ठहराव है, थोड़ा सा सहमा सा है, इंटेलिजेंट है, बट थोड़ा सा लो एट कॉन्फिडेंस है। तो हमने उन बारीकियों को समझा। जैसे ऋषिदा और बासु चैटर्जी की फिल्म में अमोल पालेकर का अमूमन तौर पर जो किरदार होता था, सो हमने उनकी फिल्म्स को रिविजिट किया, साथ में बैठ के चर्चा की कि क्या जो है नुआंसेस हम उठा सकते हैं in order to show that he is at low confidence, जो low confidence वाला जो element है। So इसी तरीके से with Sania also, so basically the idea was to understand the body language first। एक बार आपका उसको किरदार अच्छे से, उसकी छवि अच्छे से समझ आ गई, तो फिर डायलॉग डिलीवरी it becomes a much easier, मतलब थोड़ा सी आसान हो जाता है, बिकॉज आप वो किरदार बन जाते हैं, तो आपको पता है वो क्या है और वो कैसे बोलेगा। तो यही था प्रोसेस। अब तो प्रिपरेशन में कितना अंतर आया है? कोरोना की वजह से आमने सामने बहुत कम हो पाता था, तो किस तरह की प्रिपरेशन, कितनी मुश्किल रही वो चीज? हुआ ये था कि हमारा प्रिपरेशन हो गया था और हम शूट के लिए जा रहे थे, है ना। मतलब हम ऑलमोस्ट तैयारी हो गई थी, कुछ तो सामान निकल भी गया था ऑलरेडी मदुरई के लिए। तो उस तरह से देखे तो पूरी प्रिपरेशन हो चुकी थी हमारी, काफी वक्त मैंने दोनों के साथ बिता दिया था, तो हम तैयार थे। बट ऑफ कोर्स फिर कोरोना आ गया, तो सब कुछ स्थगित हो गया कुछ वक्त के लिए। बट वापस जब हम साथ में काम करना शुरू किया, हमने फिर से समय व्यतीत किया, टाइम स्पेंड किया कि और कैसे निखारा जा सकता है। तो जो चैलेंजेस थे वो शूट पे थे, सोटू से कि हम सभी कोशिश से कि पूरे अच्छे तरीके से एहतियात बरतें कि कोविड वाली सिचुएशन ना आ पाए, बिकॉज आपको पता ही एक बार आ जाती है तो सब कुछ स्थगित हो जाता है, एवरीथिंग टेक्स अ बैक सीट। सो या तो सानिया, आप बताएं कि आप हर फिल्म के साथ एक जोरदार परफॉर्मेंस दे रही हैं, आपका हर सब्जेक्ट, हर फिल्म कुछ हटकर है, तो ये क्या, कहाँ से ये आपके पास जादुई चिराग हाथ में लग गया कि शानदार कहानी आप कर रही हैं? नहीं, ऐसा कोई जादू चिराग तो नहीं लगा है, पर मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे विवेक जैसे डायरेक्टर्स और अभिमन्यु जैसे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। और मैं लकी इसलिए भी हूँ क्योंकि राइटर्स बहुत अच्छे कैरेक्टर्स लिख रहे हैं अभी के टाइम पे, तो ये एक्टर्स के लिए मतलब एक गोल्डन पीरियड ऑफ एंटरटेनमेंट आई वुड से कि है कि बहुत एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। और थैंक्स टू OTT ऑल्सो, क्योंकि क्रिएटर्स के पास भी एक फ्रीडम है टू एक्सपेरिमेंट कि वो कैसा कंटेंट लिख सकते हैं और क्या बना सकते हैं। तो इंटरैक्टिव कंटेंट हो गया, एंथोलॉजी हो गई, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, तो ये सब में बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक गोल्डन पीरियड है फॉर एक्टर्स राइट नाउ, और मैं उसका पार्ट हूँ, इसके लिए मैं वेरी ग्रेटफुल। सानिया, आपको लगता है जैसे OTT की हम जब बात करते हैं, जैसे आपकी फिल्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी तो उसकी रीच बहुत बढ़ जाती है, जो सिनेमा से ज्यादा, मेरे ख्याल सिनेमा से ज्यादा रीच हो जाती है उसकी। तो अब आप मानते हैं कि अब वो जो एक सुपरस्टार या स्टार्स का जो एक दौर था, अब वो एक्टर्स के दौर में तब्दील हो रहा है?
ये स्टार्स का, एक्टर्स का तो मुझे समझ आता नहीं है जेन्युइनली, और ना ही मैं सोचती हूँ, पर मुझे लगता है कि डेफिनेटली रीच बढ़ रही है। और हम ऐसा क्या कहते हैं कि कि अच्छा कंटेंट, जो अच्छा हाँ भाई, कंटेंट है वो हावी हो रहा है। वही, क्योंकि ज्यादा एक्टर्स और ज्यादा क्रिएटर्स को मौका मिल रहा है टू शोकेस देयर वर्क थैंक्स टू ओटीटी। तो ये हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है, और एक इकोसिस्टम बढ़ता जा रहा है, और मतलब ये इंडस्ट्री के लिए तो अच्छी ही बात है। अभिमन्यु, आप बताएं कि जब आपको एक सुंदरेश्वर के कैरेक्टर में जब आपकी मम्मी ने देखा तो क्या रिएक्शन था? बहुत ही सीधा साधा जेंटलमैन टाइप का बच्चा टाइप का किरदार, तो क्या रिएक्शन था उनका? अभी तक उन्होंने पिक्चर देखी नहीं है। ट्रेलर देखा होगा उन्होंने ना? हाँ, ट्रेलर देखा और उन्हें बहुत मजा आया, बहुत अलग लगा, क्योंकि उनने जो दूसरी फिल्म शूट की है वो उनने देख ली है, तो वो बहुत खुश थे एंड शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग द फिल्म। एंड घर पे एक माहौल बनाया है और एक प्रोग्राम बनाया है कि सारी फैमिली मेंबर्स घर पे आएंगे और साथ में दिवाली के बाद ये घर पे देखेंगे और उसके बाद ताश खेलेंगे। तो हर एक्साइटमेंट। और मैं मदुराई से मेरे फैमिली के सब विमेन के लिए साड़ी लेके आया था, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो साड़ी पहनेंगे एंड ऑल द मेन विल बी इन द वेस्टीज। और तो ये एक्साइटमेंट से पता चलता है कि शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। सान्या, विवेक एंड अभिमन्यु, आपको फिल्म के लिए शुभकामनाएं और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। शुभ दीपावली। थैंक यू। शुभ दीपावली।